हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान सभा में। तो ये है लेक्चर नंबर 4 इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक करंट होता कैसे है, वो कैसे बनता है, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में लगातार कैसे फ्लो करेगा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट का क्या डायरेक्शन होता है ना, कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या होता है, एक्चुअल डायरेक्शन क्या होता है, ये आज हम लोग जानेंगे इस लेक्चर में। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट बनता कैसे है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स के, है ना। फिर पढ़ेंगे हम लोग सर्किट डायग्राम कि किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का यूज़ करके एक सर्किट डायग्राम को बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो हेडिंग दीजिए इलेक्ट्रिक करंट। इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस between the ends of the wire which makes the electric charges to flow in the wire। अब वायर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं। आपको पता है कि वायर के अंदर पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो उन चार्जेस को फ्लो करवाने का काम करता है पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है उन वायर के दोनों टर्मिनल के बीच, अगर मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया उस वायर के दोनों टर्मिनल के बीच, तब उस वायर में जितने भी इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो फ्लो करने लगेंगे, ठीक है। अब रही बात कि वो इलेक्ट्रिक चार्जेस कौन से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करते हैं, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं या निगेटिव चार्ज फ्लो करते हैं। तो यहाँ बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करने वाले जो हैं वो निगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज। और यही निगेटिव चार्ज है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। ये सभी को मालूम है कि निगेटिव चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वायर के अंदर जो चार्जेस पहले से मौजूद हैं वो पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। लेकिन जब मैं वायर के दोनों एंड को पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रखता हूँ, जब मैं क्या करूँ, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पावर सप्लाई है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, मेरे पास क्या है, एक बैटरी है, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और मैंने एक वायर लिया और वायर के दोनों एंड को बैटरी के दोनों टर्मिनल से जोड़ दिया। तो क्या होगा, इस वायर को पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस मिलने के बाद इस वायर में मौजूद जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो मूव करने लगेंगे, वो फ्लो करने लगेंगे। बट इलेक्ट्रिक चार्ज तो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव भी और निगेटिव में। तो उन दोनों में से मूव कौन करता है? तो उन दोनों में से मूव करता है निगेटिव चार्ज, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, ठीक है। अब तो हम कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है ना। हम क्या कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक करंट is the flow of electric charge, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट आता है वो किसके कारण आता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो होने के कारण। और इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कैसे होता है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। जब वायर के दोनों एंड्स के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस आया तो इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करने लगेंगे। बट यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज कौन से हैं, ये इलेक्ट्रिक चार्ज कौन से हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्लो करते हैं किसमें, वायर में। वायर क्या है, कंडक्टर है, इन अ कंडक्टर, ठीक है। अब रही बात कि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कैसे होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होती है बट फ्लो कैसे हुआ। तो जब हम लोग उसको एक सोर्स से कनेक्ट करते हैं वायर को, तो क्या होता है, उस वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और इलेक्ट्रिक फील्ड बनने के कारण चार्जेस पे फोर्स लगती है, ठीक है। अभी हम लोग उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है, डायग्राम के साथ पढ़ेंगे। तो चार्जेस में जब फोर्स लगती है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो फोर्स लगने के कारण वो चार्जेस मूव करने लगती हैं, और जब वो चार्जेस मूव करने लगती हैं तब वहाँ पर आता है क्या, इलेक्ट्रिक करंट आता है, ठीक है। तो हम लोग इसको एक और डिफिनेशन में कह सकते हैं क्या, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। इलेक्ट्रिक करंट का एक और डिफिनेशन हो गया द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब समझिएगा, ये मेरे पास एक वायर है, ठीक है, ये मेरे पास एक वायर है और ये यहाँ पर मेरे पास, इसको मान लेते हैं ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। ये वायर है, वायर कुछ इस तरह से होता है और ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जब मैंने इस वायर के एंड्स को एक सोर्स ऑफ एनर्जी से कनेक्ट कर दिया, तब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स यानी चार्जेस जो हैं, जो चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, वो फ्लो करने लगे, ठीक है। तो कहा क्या जाता है कि यहाँ पर एक सेकेंड में, कितने सेकेंड में, एक सेकेंड में कितने चार्जेस जो है उस
इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से गुजरी, 1 सेकेंड में, कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितने चार्जेस इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से गुजरे, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जब भी रेट का बात करें, जब भी हम लोग रेट, यहाँ पर फिजिक्स में जब भी हम रेट का बात करेंगे तो इसका मतलब कि क्वांटिटी को टाइम से क्या करना है, डिवाइड करना है। क्वांटिटी को क्या करना है, टाइम से डिवाइड करना है। तो यहाँ रेट किसका है, तो रेट है इलेक्ट्रिक चार्जेस का, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस का। तो इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं आई से, और मैंने क्या बोला, जब भी रेट आएगा तो टाइम से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रिक चार्जेस है तो इलेक्ट्रिक चार्जेस को डिनोट करते हैं क्यू से, और इसको डिवाइड करेंगे हम लोग टाइम से। तो फॉर्मूला मेरा क्या बन गया, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, जहाँ पर वेयर आई क्या है मेरे पास, सबको मालूम है कि आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं हम लोग आई से, ठीक है। क्यू क्या है, क्यू है चार्ज, है ना, और टी क्या है, टी है क्या, टाइम, क्या है, टी टाइम है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। अब बात करें इसकी ऐसा यूनिट को, ऐसा यूनिट की कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किस में करते हैं, तो इसका ऐसा यूनिट है, तो आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। क्या, इसका ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर है, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल ए से, एम्पियर कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ इसके स्मॉल यूनिट्स भी हैं, ठीक है। अब स्मॉल यूनिट्स क्या क्या हैं, तो ज़रा इसको देख लेते हैं हम लोग। सबको पता होगा स्मॉल यूनिट्स के बारे में। तो एक है मेरे पास मिली एम्पियर। अब ये मिली एम्पियर क्या आता है, तो 1 मिली एम्पियर इक्वल टू होता है 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। और एक मेरे पास है 1 माइक्रो एम्पियर। क्या है, 1 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। ये होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। मिली एम्पियर को डिनोट करते हैं स्मॉल m a से, और माइक्रो एम्पियर को डिनोट करते हैं म्यू a से, ठीक है। ये है माइक्रो एम्पियर। तो ये कुछ स्मॉल यूनिट्स थे करंट के, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब आगे देखते हैं कि ये 1 एम्पियर क्या होता है। तो जब मैं बोलूँ कि 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पार हुआ, उस वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज पार होगा, तब हम बोलेंगे क्या कि 1 एम्पियर का करंट है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पास हुआ, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। तो यहाँ से 1 एम्पियर क्या हो जाएगा, सभी लोग लिख लेंगे, ठीक है। 1 एम्पियर इज द करंट, 1 एम्पियर is the current when 1 coulomb of charge of electric charge passing through a cross section area of a wire in 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो 1 एम्पियर करंट क्या होता है, जब 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पास होता है 1 सेकेंड में, तब हम बोलेंगे क्या कि करंट कितना है, 1 एम्पियर का है, ठीक है। करंट कितना है, 1 एम्पियर का है। मतलब क्या हो गया, 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। 1 एम्पियर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 कूलम पर सेकेंड। आप पर सेकेंड को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 1 कूलम पर सेकेंड, ठीक है, 1 कूलम पर सेकेंड। तो ये था 1 एम्पियर का डिफिनेशन। और हमारे पास कुछ स्मॉल यूनिट्स भी हैं, ये आपको देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, करंट जो होता है वो कैसा क्वांटिटी होता है, आपको पता होना चाहिए कि करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, करंट के पास डायरेक्शन भी है, लेकिन करंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। हमने स्केलर और वेक्टर के बारे में पढ़ा है कि स्केलर उन क्वांटिटी को बोलते हैं जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। और वेक्टर क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसके पास डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। बट यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है क्या कि क्या करंट वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि करंट के पास तो मैग्नीट्यूड भी है, करंट के पास डायरेक्शन भी है।
लेकिन करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो ये एक टॉपिक है, ये क्लास 11 का ही टॉपिक है, जिसमें वेक्टर क्वांटिटी का एक डिफिनेशन है क्या, कि उसके पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, और एक थर्ड जो बहुत ही नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा। वो क्वांटिटी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा, तभी उसे वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। लेकिन करंट जो है वो वेक्टर का जो तीसरा कंडीशन है कि वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करे, वो नहीं करता है। करंट वो चीज़ नहीं करता है, इसलिए करंट जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। करंट क्या होगा? इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। अब रही बात कि करंट को मेज़र करते हैं एम्पियर में, बट मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो क्या होता है? तो इट इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एम मीटर। क्या कहते हैं? एम मीटर। ठीक है। ये एम मीटर ही एक इंस्ट्रूमेंट है जो हम लोग किसी भी कंडक्टर को में करंट को हम लोग मेज़र कर सकते हैं। ठीक है। किसी भी सर्किट में कितना करंट है उसे मेज़र कर सकते हैं। अब रही बात, जैसे मैंने बताया था कि वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, लेकिन यहाँ पर एम मीटर को द एम मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। इसे हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे। अब आपके दिमाग में चल रहा हो कि सर ये पैरेलल और सीरीज क्या है, तो इसी चैप्टर में हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ना है, वो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है। अब एम मीटर को सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं, ये कारण है कि एम मीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। एन एम मीटर हैज़ वेरी लो रेसिस्टेंस। ठीक है। एम मीटर के पास बहुत ही कम रेसिस्टेंस होता है, जिस कारण से करंट जो है वो एम मीटर से आसानी से ईजिली पास हो जाता है और हम लोग करंट को मेज़र कर पाते हैं। ठीक है। हैव वेरी लो रेसिस्टेंस। ठीक है। एन एम मीटर हैव वेरी लो रेसिस्टेंस। तो ये था इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कैसे आता है? पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वायर के अंदर, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो चार्जेस हैं उन पर फोर्स लगती हैं, और वो फोर्स लगने के कारण ही वो चार्जेस मूव कर पाती हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव करती हैं तब वहाँ पर प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक करंट, तब वहाँ पर बनता है इलेक्ट्रिक करंट। तो ये था इलेक्ट्रिक करंट। अब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूअस वायर में या फिर किसी सर्किट में फ्लो हो, उसके लिए हमें क्या करना है ना। तो चलिए आगे देखते हैं कि हाउ टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हाउ टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हेडिंग डालिए कि हाउ टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट का कंटिन्यूअस फ्लो कैसे हो, इसके लिए क्या क्या कंडीशन होता है, इसे समझते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक सर्किट है, और इस सर्किट में मेरे पास एक बल्ब जुड़ा हुआ है, और ये बल्ब जुड़ा हुआ है किसी से? बैटरी से। ठीक है। इधर माइनस चार्ज है, इधर प्लस चार्ज है। अब पहला कंडीशन ये है कि ये क्लोज होना चाहिए। देखिए आपको सर्किट पूरी तरह से क्लोज नजर आ रहा है। अगर मैं यहाँ एक स्विच ऐड कर दूं, ये स्विच ऐड कर दूं, तो यहाँ पर ये सर्किट अभी क्लोज नहीं है। क्लोज है क्या? नहीं है। ये इसको ओपन सर्किट बोलेंगे, लेकिन जब इसको मैं टच कर दूं तो ये क्लोज हो जाएगा। तो पहला कंडीशन ये है कि ये क्लोज होना चाहिए। ठीक है। दूसरा कंडीशन ये है, अच्छा क्लोज तो ये भी है, एक मान लीजिए बल्ब मैंने लिया और इसको वायर से दोनों तरफ से क्लोज कर दिया, तो क्लोज तो ये भी है, लेकिन ये बल्ब नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि इसके वायर में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं है, और इसके वायर में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है। ये मान लीजिए 1.5 का पोटेंशियल डिफरेंस है, एक ड्राई सेल का होता है 1.5 वोल्ट। तो ये क्या करेगा? ये इस वायर में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखेगा, दो कंडक्टर के दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखेगा। और जब पोटेंशियल डिफरेंस दो एंड के बीच में आएगा, तब वहां पर क्रिएट होगा वायर के अंदर, कंडक्टर के अंदर क्या क्रिएट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण
जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं उस वायर के अंदर उस पर लगेंगे फोर्स, और फोर्स लगने के कारण वो मूव करेगा, और जब वो मूव करेगा तब होगा इलेक्ट्रिक करंट, और उस इलेक्ट्रिक करंट के कारण ये बल्ब लीट करेगा, मतलब ये बल्ब जलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस तो है नहीं कि इसको इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा, फोर्स इलेक्ट्रॉन को मूव कराएगा, मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट आएगा, फिर भी बल्ब जलेगा, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो दूसरा कंडीशन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर, अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो पहला कंडीशन क्या था, क्लोज सर्किट होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए कंडक्टर के क्रॉस, दोनों एंड्स के बीच में, अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे क्या हम लोग, टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट you must create a closed circuit, आपको एक क्लोज सर्किट बनाना होगा, एंड मेंटेन, और मेंटेन रखना है, क्या मेंटेन रखना है, एंड मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस, एंड मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर के बीच में, कंडक्टर के एंड्स के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रखना है। पोटेंशियल डिफरेंस का एक और नाम क्या है, वोल्टेज है। ठीक है, और ये होगा कैसे, तो ये होगा टिपिकली यूजिंग अ पावर सप्लाई। हम लोग पावर सप्लाई का यूज करके हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रख सकते हैं। अब ये पावर सप्लाई क्या हो सकता है, लाइक आपका हो गया बैटरी हो गया, है ना, जनरेटर हो गया, ठीक है, ईटीसी। तो इस तरह से हम लोग किसी भी कंडक्टर में, किसी भी वायर में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का कंटिन्यूअस फ्लो रख सकते हैं। लेकिन जैसे ही सर्किट क्लोज होगा, सॉरी जैसे ही सर्किट ओपन होगा तब करंट नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग फैन और लाइट को ऑन करते हैं तो स्विच ऑन करते हैं, तो स्विच ऑन कर रहे हैं इसका मतलब क्या कर रहे हैं, सर्किट को क्लोज कर रहे हैं। और जैसे ही सर्किट को क्लोज कर रहे हैं तो जहां से पावर सप्लाई आ रहा है वो पूरे कंडक्टर में, पूरे वायर में, पूरे सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव करा रहा है, जिस कारण से करंट जाता है और फिर फैन और स्विच लाइट जो है वो स्विच ऑन हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही ऑफ करेंगे तो सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, फिर पोटेंशियल डिफरेंस वहां से टूट जाएगा। दोनों कंडक्टर के दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं हो पाएगा और करंट नहीं जाएगा, जिस कारण से वो फिर फैन नहीं चलेगी और बल्ब नहीं जलेगी। ठीक है, तो इसलिए कंटिन्यूअस फ्लो के लिए आपको क्या करना होगा, सर्किट क्लोज रखना होगा, और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के दोनों एंड के बीच में मेंटेन रखना होगा। ठीक है, अब बात यह है कि अगर मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, तो करेगा तो किस डायरेक्शन में करेगा। अगर हम चल रहे हैं तो किसी डायरेक्शन में चल रहे होंगे ना, तो कोई डायरेक्शन तो होगा मेरा, ईस्ट से वेस्ट जा रहे हैं या फिर वेस्ट से ईस्ट जा रहे हैं, नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं, फिर साउथ से नॉर्थ आ रहे हैं। तो उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करता है तो उसका भी एक डायरेक्शन होता है। ठीक है, हाँ, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन 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 वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। वेक्टर क्वांटिटी का डिफिनेशन तो है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होना चाहिए, आप लोग 9 में पढ़े होगे, 10 में भी पढ़े हो, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग, इसका एक्चुअल जो कंडीशंस है वेक्टर क्वांटिटी होने का, वो आपको मैंने बताया अभी क्या क्या था, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। बट इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, दैट्स वाई कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है। हेडिंग दीजिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन दो तरह का होता है। ठीक है, एक कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसे समझते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन का आविष्कार नहीं हुआ था,
जब इलेक्ट्रॉन का आविष्कार नहीं हुआ था तो साइंटिस्ट लोग ऐसा मानते थे कि कंडक्टर में दो तरह के चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, और इन दोनों में जो फ्लो करने वाला चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है जो फ्लो करता है। तो उन्होंने मान लिया था कि जो हमारा करंट का फ्लो होगा वो पॉजिटिव से निगेटिव में होगा। जैसे मान लीजिए ये मेरा बैटरी है, ये मेरा बैटरी है प्लस माइनस, और जब मैंने यहाँ सर्किट से इसे जोड़ा, ठीक है, तो उस समय क्या था कि उस समय सिर्फ हमें इतना मालूम था कि चार्जेस दो तरह की होती हैं, निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। और उस समय के साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोला था कि जो करंट है वो पॉजिटिव से निगेटिव में ही फ्लो करता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज का फ्लो ही करंट का फ्लो होता है। तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो उन लोगों ने मान लिया था कि प्लस से माइनस की ओर वो फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या हो गया था, प्लस से माइनस, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल में फ्लो करता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हुआ, जब इलेक्ट्रॉन का आविष्कार हुआ, तब हमें यह पता चला कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से निगेटिव नहीं, इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव जाता है। होता क्या है कि मान लीजिए इस वायर में, इसको जरा हम लोग नजदीक करते हैं, तो यहां पर निगेटिव चार्जेस है, बैटरी में यहां पर क्या है, निगेटिव चार्जेस हैं। और हमारे वायर के अंदर, वायर के अंदर जरा हम लोग नजर डालेंगे तो ये मान लीजिए वायर है, और वायर के अंदर बहुत सारे क्या है, एटम्स हैं, और हर एटम्स में न्यूक्लियस होते हैं, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन। ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और न्यूक्लियस के अंदर से पॉजिटिव चार्ज को बाहर निकालना ये पॉसिबल ही नहीं। हाँ पॉसिबल तो है, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं, ठीक है। इसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होते हैं, वो एक एटम से दूसरे एटम में इजीली जंप कर जाते हैं। जैसे ही जब हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, होता क्या है कि वायर में, जैसे मान लीजिए इस वायर, हम लोग वायर को क्या किए, ध्यान समझिएगा, ठीक है। हम लोग वायर के एंड को क्या किए, वायर के एंड्स को क्या किए, निगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए। तो जैसे कि कन्वेंशनल साइंटिस्ट लोगों ने मान लिया था कि पॉजिटिव से निगेटिव करंट जाता है, उसे हम लोग कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, जैसे ये निगेटिव टर्मिनल है तो इधर निगेटिव चार्जेस हैं और इधर पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब बताइए कि ये निगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ढकेलेगा। अब क्यों ढकेलेगा, ये फोर्स कहां से आएगा, ढकेलने के लिए फोर्स आएगा कहां से। तो होता क्या है कि जब ये वायर है, जब कंडक्टर जब न्यूट्रली होता है, जब हम लोग इसको कनेक्ट नहीं करते हैं, कनेक्ट नहीं करते हैं किसी सोर्स से, तब इसके इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है वो रैंडम मोशन होता है। कैसा मोशन होता है, रैंडम मोशन। मतलब इलेक्ट्रॉन्स, वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं वो रैंडम मोशन करते हैं, कोई इधर कोई उधर कोई इधर कोई इधर, है ना, सब रैंडम मोशन करते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग इसको एक पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं तो इसके निगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगता है। अब वो क्यों करता है इसे समझते हैं। होता क्या है कि इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बीच में बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनने के कारण, ये 11 का टॉपिक है लेकिन अभी हम लोग, आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना, जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब एक मैंने छोटा सा पॉजिटिव चार्ज रखा, तो देखा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगा रहा है, और ये फोर्स किधर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब मैंने पॉजिटिव चार्ज को रखा, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, मतलब फोर्स भी हमारा क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। लेकिन जब मैंने यहाँ निगेटिव चार्ज रखा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इस निगेटिव चार्ज पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो उधर है, बट ये निगेटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि जब पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना, तो ये निगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है उस पर फोर्स लगा, और ये सारे इलेक्ट्रॉन एक यूनिक डायरेक्शन में मूव करने लगे। वो डायरेक्शन था निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, कुछ इस तरह से वो इधर मूव करने लगे, है ना। और जब ये इधर मूव करने लगा,
तो इसमें क्या आया, इलेक्ट्रिक करंट के इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण यहां पर क्या आया, इलेक्ट्रिक करंट आया। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, है ना। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, लेकिन हम लोगों ने मान के रखा है, हमारे साइंटिस्ट लोग जो पूर्वज लोग थे उन्होंने बोल दिया था कि पॉजिटिव से निगेटिव ही होगा। अब उसके बोलने के बाद बहुत सारे थ्योरी बन चुके थे, अब उसको हर थ्योरी को चेंज करना पॉसिबल नहीं था। हर थ्योरी में जाकर इलेक्ट्रिक करंट के सारे थ्योरी में जाकर पॉसिबल नहीं था कि सबका डायरेक्शन बदल जाए, जिससे फिर बहुत सारा थ्योरी में चेंज होना था। अगर हम हर जगह जाकर ये इसको बदलने की कोशिश करते हैं तो थ्योरी में भी बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, इसलिए उसको रहने दिया गया और इसे भी लाया गया। तो हमारे पास दो तरह के करंट के डायरेक्शन है। पहला डायरेक्शन क्या है, कन्वेंशनल करंट, और दूसरा डायरेक्शन हम लोग क्या दिए, एक्चुअल करंट। जब इलेक्ट्रॉन का आविष्कार हुआ तब आया एक्चुअल करंट, ठीक है। कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन जो था वो था पॉजिटिव टर्मिनल से टू निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। और जो एक्चुअल करंट है जहां पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जस्ट उसके अपोजिट होता है कन्वेंशनल का, वो होता है निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, ठीक है। ये था मेरा एक्चुअल करंट और वह कन्वेंशनल करंट। अब बात यह है कि चलिए मान लेते हैं बाहर तो निगेटिव से पॉजिटिव क्यों जा रहा है, क्योंकि ये निगेटिव निगेटिव आपस में रिपेल हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है और ये इसको खींच रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है तो इसको खींच रहा है। लेकिन बैटरी के अंदर, सेल के अंदर क्या हो रहा है, सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो इधर से इधर जा रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स तो कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन के अपोजिट होते हैं, ठीक है। अब अंदर की बात करें तो अंदर में इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल से कहां जा रहा है, निगेटिव टर्मिनल की ओर, अंदर में इनसाइड द बैटरी। एक पॉइंट यहां लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट में, इनसाइड द बैटरी या फिर सेल, इनसाइड द बैटरी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ electrons is positive terminal to negative terminal, है ना। बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या है फ्लो होने का, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल में फ्लो करता है, एक्चुअल करंट निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में फ्लो करता है। तो करंट का डायरेक्शन आपको समझ में आया होगा, अच्छे समझ में आ गया। अगर आपको कहीं डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं उसे आपको बताऊंगा। तो ये था डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनता है, इलेक्ट्रिक सर्किट होता कैसे है, और उसमें जो जो हम लोग अप्लायंसेस यूज करते हैं उनके सिंबल्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के सिंबल्स हम लोग क्या यूज करेंगे जब हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ये क्लोज्ड कंडक्टिव लूप होता है ना। एक क्लोज्ड लूप होगा, कंडक्टिव लूप होगा। अब ये नहीं कि उस क्लोज्ड लूप को आप किसी धागे किसी रस्सी से बना दिए, कंडक्टिव होना चाहिए। कंडक्टिव का मतलब आपको वायर को यूज करना है, मेटल का यूज करना है, ठीक है। अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो फ्रॉम अ पावर सोर्स, और एक पावर सोर्स से वो कनेक्टेड होना चाहिए। उस कंडक्टिव वायर का दोनों एंड पावर सप्लाई, बैटरी हो सकता है, उससे कनेक्ट होना चाहिए थ्रू कंपोनेंट्स। अब वो कंडक्टर के बीच में बहुत सारे कंपोनेंट्स भी आ सकते हैं, बल्ब, स्विच, है ना, रेजिस्टेंस, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो इट रिक्वायर्स अ कंप्लीट पाथ, एक कंप्लीट पाथ चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक बैटरी बनाऊं, एक बैटरी हुआ पॉजिटिव से निगेटिव, यहां से मैंने कनेक्ट किया एक बल्ब, यहां से मैंने कनेक्ट किया एक रजिस्टर, और फिर मैंने यहां पर एक स्विच लाया, ये हो गया। तो ये एक सर्किट बना, लेकिन करंट तभी फ्लो होगा जब यहां पर ये सर्किट क्या होगा, क्लोज होगा। तो एक क्लोज कंडक्टिव लूप बना दिया जाए जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, लाइक बल्ब, स्विच, रजिस्टर, है ना, और एक कंप्लीट पाथ हो। ऑफन यूजिंग अ स्विच, हम लोग स्विच यूज कर सकते हैं सर्किट को ब्रेक करने के लिए या फिर कनेक्ट करने के लिए,
हम लोग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंट्रोल में करने के लिए हम लोग स्विच भी यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, स्विच अगर ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो होने लगेगा, जिससे करंट आएगा, करंट से फिर एप्लायंसेस चलने लगेंगे। लेकिन अगर मैंने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, इसको ऑफ कर दिया, ठीक है, इसको ब्रेक कर दिया, तो फिर फ्लो बंद हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रिक करंट भी बंद हो जाएगा, फिर बल्ब, पंखा, ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाने के लिए हम लोग कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर कुछ सिंबल्स मैंने बनाया है, इससे आप देख सकते हैं। अ सेल, एक सेल, एक सेल का डायग्राम कुछ इस तरह से होता है, जिसमें एक लाइन हम लोग बड़ा और एक लाइन छोटा करते हैं। छोटा वाला निगेटिव साइन शो करता है और बड़ा वाला पॉजिटिव टर्मिनल को शो करता है। उस तरफ बैटरी में जब एक से ज्यादा सेल को कनेक्ट कर देंगे, एक से ज्यादा सेल को आपस में कनेक्ट कर देंगे सीरीज में, तब वो बैटरी कहलाएगा। ठीक है, ये कनेक्टिंग वायर है। कनेक्टिंग वायर कुछ इस तरह से हम लोग दिखाएंगे। वायर ज्वाइंट, जब कभी एक वायर के बीच से कोई एक वायर ज्वाइंट करते हैं तो कुछ इस तरह से इसका सिंबल हम लोग बनाते हैं। लेकिन अगर ज्वाइंट नहीं करके एक वायर के ऊपर से दूसरा वायर क्रॉस कर रहे हैं विदाउट कनेक्टिंग, विदाउट उसमें कनेक्ट किए हुए, तो उसको हम लोग इस तरह से सिंबल में दिखाते हैं। ये हमारा फिक्स रेजिस्टेंस है, मतलब ये चेंज नहीं होगा, ये फिक्स रेजिस्टेंस होगा। अगर 5 ओम 10 ओम जितना का भी होगा, ये फिक्स्ड होगा। वेरिएबल रेजिस्टेंस को इस तरह से दिखाएंगे। अगर आपको इस तरह का सिंबल नजर आए, इसका मतलब रेजिस्टेंस वेरिएबल है, इसको हम लोग रियोस्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, एम मीटर को इस तरह से सिंबल्स दिखाते हैं। सर्कल बना के अंदर ए लिखेंगे, इधर प्लस इधर माइनस। एम मीटर के प्लस वाले को प्लस में, माइनस वाले को माइनस में जोड़ते हैं। याद है, एम मीटर सीरीज में जोड़ते हैं हम लोग। वोल्ट मीटर पैरेलल में जोड़ते हैं, इसमें भी प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस टर्मिनल से। एंड ओपन स्विच, ओपन स्विच कुछ इस तरह से, दो डायग्राम में इसके इस तरह से सिंबल बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। क्लोज स्विच में यहाँ टच हो जाएगा, यहाँ टच नहीं था, यहाँ टच हो जाएगा, यहाँ डॉट नहीं था, यहाँ डॉट आ जाएगा। और ये इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। एक और मीटर होता है, वो होता है गैल्वेनोमीटर, जो हमें इलेक्ट्रिक करंट ही बताता है। तो हम लोग गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करके हम लोग इलेक्ट्रिक करंट मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का सिंबल था जो हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में यूज करेंगे। अब ये इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम क्या होता है, इसे समझते हैं। और अगर क्वेश्चन आ जाए इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाने के लिए, तो आप बना सकें, इसके लिए आपको सिंबल्स आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सारे सिंबल्स आप लोग याद कर लीजिएगा, है ना। चलिए, अब देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, मतलब कि सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम क्या होता है, ये हमें इंडिकेट करता है कि कैसे हम लोग सर्किट के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स को एक सिंबल के जरिए कनेक्टेड दिखाते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिकल सिंबल्स, तो वो सर्किट डायग्राम कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास बैटरी है, तो मैंने ये बैटरी बना दिया। ठीक है, ये प्लस माइनस ये बैटरी हो गया। अब यहाँ से मैंने एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, तो ये बल्ब का डायग्राम हो गया। ये बल्ब से कनेक्टेड है तो बल्ब का डायग्राम हो गया। मान लीजिए एक रेसिस्टेंस है, तो एक रेसिस्टर हो गया। मेरे पास स्विच है, तो ये मेरा स्विच हो गया। ठीक है, हम लोग यहाँ पर एक एम मीटर लगा सकते हैं। एम मीटर सीरीज में होता है, आपको पता होगा। ये बल्ब के दोनों के बीच में हम लोग वोल्ट मीटर लगा सकते हैं, है ना। तो ये मेरा क्या है, बैटरी हो गया। तो अलग अलग कंपोनेंट्स को हम लोगों ने सिंबल से दिखाया है ना, एक सर्किट में कनेक्ट करके सिंबल से दिखाया। इसी को हम लोग बोलते हैं सर्किट डायग्राम। क्या बोलते हैं, सर्किट डायग्राम। ये मेरा बल्ब हो गया, ये रसिस्टर, ये मेरा स्विच हो गया, और ये हो गया कनेक्टिंग वायर। तो ये है हमारा सर्किट डायग्राम। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम यहाँ खत्म होता है। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन इलेक्ट्रिक करंट से है। और मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में ही इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला बताया था। डिनोट करते हैं आई से, और आई इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरा, एन इलेक्ट्रिक मार्केट, दूसरा एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सही है, ड्रॉज अ करंट, an electric bulb draws a current of 0.25 एम्पियर। इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रोज, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जहां से करंट पास हो रहा है 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स। कितने मिनट्स के लिए, 20 मिनट्स के लिए। ठीक है, कैलकुलेट द
कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट तो ये मेरा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है इससे हम लोग सबसे पहले फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप सबसे पहले गिवन खोजिए कि गिवन क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन मेरा क्या क्या है, करंट मेरा गिवन है I इक्वल टू 0.25 एम्पेयर। उस बल्ब से करंट पास हो रहा है कितना, 0.25 एम्पेयर का, कितने मिनट के लिए, तो टाइम दिया हुआ 20 मिनट, और 20 मिनट है, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना, 1200 सेकेंड। हमें निकालना क्या, अमाउंट ऑफ चार्ज, क्यू निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है, वी नो दैट I इक्वल टू क्यू बाई टी, है ना। तो I मेरा कितना है 0.25, Q हमें फाइंड करना है, टाइम दिया हुआ है 1200 सेकेंड। तो यहाँ से Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू हो जाएगा 0.25 मल्टीप्लाई 1200। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा नीचे, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, और यहाँ से मेरा कितना हो गया, 12×5 = 60 का 0 कैरी 6, और 12×2 = 24, 24 और 6 30, 300। तो यहाँ पर चार्ज मेरा क्या हो गया, 300 कूलम। मतलब कि 20 मिनट में सर्किट में 300 कूलम चार्ज पार हो रहा है 20 मिनट में, ठीक है, सॉरी 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में सर्किट में 300 कूलम चार्ज जो है फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो करंट मेरा कितना है, 0.25 एम्पियर करंट है। तो ये क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। इस तरह से हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन भी मैं लेकर आऊंगा अलग अलग तरह का, एडवांस लेवल का क्वेश्चन भी, कॉम्पिटिशन लेवल का क्वेश्चन भी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, और एनसीईआरटी क्वेश्चन तो हमें करना ही करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे।